बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जून बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दो ओहदेदारों को ओहदों से हटा दिया गया है और उसकी वजह क्या बनी है। और आज इलेक्शन हुआ है, पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है और उसका जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनकी जानिब से जो इंकशाफ किया गया और मैंने इसके ऊपर बात की थी कि इस वक्त वकला तकसीम क्यों हैं, उन्होंने हकीकत बता दी है कि कितने अरब रुपए वकला में तकसीम किए गए हैं सिर्फ इस वजह से कि वकला को हर सूरत ये यूनिटी ख़त्म हो और तकसीम हो। और बाकायदा तौर पर वज़ीर कानून का आज़म नज़ीर तारड़ साहब का नाम लिया गया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे प्रोफेसर बिलाल को, जो PIC के प्रोफेसर हैं, जिन्होंने कॉल की थी परवेज़ इलाही की बीवी को, उनको ओहदे से हटाने के हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो हम बात कर लेते हैं जो एक अहम ओहदा था चेयरमैन नादरा का, उस पर अब जो नई तैनाती की गई है और उस पर असद रहमान गिलानी, उनको चेयरमैन नादरा के ओहदे पर तैनात कर दिया गया है। और 2 दिन पहले तारिक मलिक ने इस्तीफ़ा दिया था और अब उनकी जगह पर जो है वो असद रहमान गिलानी ने नादरा का चार्ज संभाल लिया है। और अथॉरिटी ने तस्दीक की है कि असद रहमान गिलानी, जो पाकिस्तान सिविल सर्विस के ग्रेड 22 के अफसर हैं और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में नादरा हेडक्वार्टर्स में चेयरमैन के ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। और ट्वीट में यह कहा गया है कि चेयरमैन नादरा तमाम मुलाजमीन को हदायत किया कि वो अपनी मामूल की सरगर्मियाँ भरपूर तरीके से जारी रखें और आवाम को नादरा खिदमात और सहूलियात की बिला तात्तुल फराहमी की जाए। और उनकी जानिब से कहा गया कि हर सूरत हमने जो नादरा है उसको आगे लेके जाना है। अब बहुत सारे एलिगेशंस हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लगाए जा रहे हैं कि कोई बोगस लिस्टें हैं, वोटर लिस्टों में रद्दोबदल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे तारिक मलिक, इस वजह से उनको ओहदे से हटाया गया था। तो अब असद रहमान गिलानी, इनका इम्तिहान है और डेफिनेटली अगर PDM किसी को तैनात करती है तो वो भी आप बेहतर जानते हैं और दुआ गो हैं कि जो ये जुल्म है ये ख़त्म हो और हर सूरत जो चीज़ें हैं वो बेहतरी की तरफ आएँ और मामलात बेहतर। और इसमें यह हुआ कि अब देखना यह है कि ये जो चीज़ें हैं ये किस तरफ जाती हैं। दूसरी जानिब इमरान खान के जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान, वो लापता हो गए हैं और उनकी फैमिली की जानिब से कहा गया कि वो नमाज पढ़ने के लिए बाहर गए और मस्जिद से वापसी पर उनको अगवा कर लिया गया है, वो लापता हो गए हैं। और सेक्शन 365 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसमें ये प्ली ली गई है कि गुमशुदा हो गए हैं, लापता हो गए हैं। उनको तोशाखाना केस में तलब किया हुआ है नैब ने 18 जून के लिए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उन अहल खाना की मुद्दत में इस्लामाबाद के थाना कोसार में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तर्जमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक सीनियर अफसर आज़म खान की गुमशुदगी का मुकदमा भतीजे की मुद्दत में थाना कोसार में अगवा की दफ़ा 365 पे के तहत दर्ज किया गया। दरख्वास्त आज़म खान के भतीजे की तरफ दी गई, जिसमें कहा गया कि आज़म खान कल शाम को घर से निकलने के बाद अब तक वापस नहीं आए, उनका मोबाइल नंबर भी बंद है और उन्हें तलाश किया जाए। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद आज़म खान की गुमशुदगी से मुतल्लिक जो है वो चीज़ें सामने लाई जाएंगी। और आज़म खान की गुमशुदगी पर जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका मौक़िफ़ भी सामने आया है और उनकी जानिब से जो मौक़िफ़ दिया गया है वो भी बहुत अहम है। दूसरी तरफ जो सीनियर एडवोकेट हैं, वकला कन्वेंशन था, वकला कन्वेंशन में सीनियर वकला की जानिब से ये कहा गया है कि 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए कि हम वो वकला को तकसीम कर सकें। वज़ीर कानून को कहता हूँ कि हम वकला बिकाऊ माल नहीं हैं और हम हर सूरत अपने आइन का दिफा करेंगे और अपनी अदालतों का दिफा करेंगे। अब ये वो बात है, ये वो राज है जो एक सीनियर एडवोकेट की जानिब से जो उनको अब उनका वो मेरे सामने उनकी तस्वीर है और सीनियर वकील हैं, लेकिन अभी मेरे ज़हन पे उनका नाम नहीं आ रहा। वकला कन्वेंशन में कल जो 5-6 बड़े खिताबात हुए उसमें इनका भी जो है वो बार में इनका एक बड़ा नाम है और बदकिस्मती से अभी मेरे माइंड से स्किप हो गया, तो मैं अगले व्लॉग में आपको बता दूंगा। वो कहते हैं कि 5 अरब रुपए तकसीम किए गए हैं वज़ीर कानून की जानिब से वकला को तकसीम करने के लिए। और मैं आपको बता चुका हूँ कि इतना इन्होंने नवाज दिया है, सैकड़ों लोगों को एडवोकेट जनरल पंजाब ऑफिस में इन्होंने रिलीफ दिलवाया है। इसके अलावा तैनातियाँ करवाई हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफिस में तैनातियाँ करवाई गई हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस में तैनातियाँ करवाई गई हैं, नैब में, ANF में, हर जगह पर
انہوں نے ہزاروں وکلا کو ایڈجسٹ کیا، اس کے بعد انہوں نے مختلف بار ایسوسیشنز اور بار کونسلز کو پیسے دیے ہیں، اور یہی بات وہ سینئر جو ایڈوکیٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 ارب روپے مختص کیا گیا ہے صرف وکلا کو تقسیم کرنے کے حوالے سے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہ ہے کہ ہر صورت وہ یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو اور جو وکلا ہیں وہ کسی بھی صورت میں وکلا کوئی بڑی تحریک نہ چلا سکیں۔ لیکن آج جس طریقے سے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر کی جانب سے لطیف کھوسہ کے معاملے پر نہ صرف سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے ایک تگڑا جو سٹیٹمنٹ ان کے سامنے آئی ہے 19 جولائی کے حوالے سے، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم تحریک چلانے جا رہے ہیں، اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے بھی کہا ہے کہ ہم تحریک چلانے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ کسی بھی صورت میں یہ جو معاملات ہیں یہ بہتر نہیں ہو رہے، اور آئین کو دن بدن آئین کے ساتھ جو حشر کیا جا رہا ہے، اب مزید ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ بہرحال لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی جانب سے باقاعدہ پریس کانفرنس کی گئی ہے، اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی جانب سے بھی سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے لطیف کھوسہ صاحب کے معاملے پر بھی، اور جو رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن اور باقی جو کل کا کنونشن تھا اس میں جو پوائنٹس اٹھائے گئے تھے، ان میں جو چیزیں سامنے لائی گئی تھیں، ان ساری چیزوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ مونس الہی کی جانب سے یہ الزام سامنے آیا ہے کہ میری والدہ کو میڈیکل رپورٹس کے حوالے سے جو میڈیکل رپورٹس منگوانے والا افسر تھا پروفیسر بلال، ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ مونس الہی کا کہنا تھا کہ میرے والد کی طبیعت خراب ہوئی تو جیل انتظامیہ ان کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لے آئی۔ پروفیسر بلال محی الدین نے میری والدہ کو فون کیا اور کہا کہ میڈیکل ریکارڈ لے آئیں تاکہ ہم اس کو دیکھ کر پرویز الہی کا علاج کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر کی وابستگی شاید کسی بھی سیاسی جماعت سے نہ ہو۔ بلال محی الدین نے بطور ڈاکٹر میری والدہ سے ریکارڈ منگوایا کیونکہ جو ان کا پیشنٹ تھا اس کو سمجھنے کے لیے ضروری تھا، ان کی جو پریویس ریکارڈ ہے، جو ان کی میڈیکل ہسٹری ہے، اس کو سمجھنا ضروری تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ریکارڈ منگوایا۔ مونس الہی نے کہا کہ آج پتہ چل رہا ہے کہ پروفیسر بلال محی الدین کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ایک مریض کے خاندان سے میڈیکل ریکارڈ منگوانے کی اتنی بڑی سزا کا کوئی جواز نہیں بنتا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے ملک میں رول آف لا یا جو ہمارے ملک میں انصاف ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہی نظام چل رہا ہے اور اسی نظام کو ہی پروموٹ کیا جا رہا ہے اور اسی نظام کے ہی گن گائے جا رہے ہیں، اور ہمارے معاشرے سے جو لا قانونیت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ مریم نواز کی جانب سے آج انتخاب تھا، انٹرا پارٹی الیکشن تھا، اور انٹرا پارٹی یہ وہ دلچسپ انٹرا پارٹی الیکشن تھا جس میں تمام بڑے عہدے بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ نواز شریف بلا مقابلہ قائد منتخب ہو گئے، شہباز شریف بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے، مریم نواز بلا مقابلہ سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر منتخب ہو گئیں۔ تمام اسحاق ڈار جو بیرون ملک چیپٹر ہے اس کے صدر جو ہے وہ منتخب ہو گئے۔ تمام جو عہدے ہیں عطا تارڑ مریم اورنگزیب تک بھی وہ سارے کے سارے بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں، اور یہ انٹرا پارٹی الیکشن ہے، یہ ملک میں جمہوریت ہے کہ اوپر جو باپ، پھر اس کا جو ہے وہ بیٹی سینئر نائب صدر، اس کا بھائی وہ صدر ہے، اور پھر پورا خاندان نیچے سے آ رہا ہے۔ جو پہلے عہدے تھے وہی عہدے برقرار رکھے گئے۔ اب مریم نواز کا یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف، بہت ساری انہوں نے عمران خان کے خلاف بھی جو باتیں کی، تو انہوں نے ایک بات جو کی کہ شہباز شریف جو بھی قدم اٹھاتے ہیں وہ نواز شریف کی مرضی سے اور ان کی اجازت سے اٹھاتے ہیں۔ آج تک مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ ہمارا اس حکومت سے لینا دینا نہیں ہے، یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اور نواز شریف جب آئیں گے تو ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ نواز شریف آئیں گے، آج شہباز شریف نے بھی کہا ہے کہ میرا ایمان ہے کہ نواز شریف ایک مسیحا بن کے آئیں گے اور وہ حالات ٹھیک کریں گے۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ شہباز شریف جو کچھ کرتے ہیں وہ نواز شریف کی اجازت سے کرتے ہیں، مطلب یہ کہ ان کے جو بھی معاملات ہیں وہ سارا کچھ جو ملبہ ڈالا جاتا ہے شہباز شریف پر، وہ سارا کچھ نواز شریف کی ہی اما پر ہوتا ہے اور نواز شریف کے ہی احکامات پر ہوتا ہے۔ شہباز شریف کی جانب سے جو گفتگو کی گئی، اب اگر یہ حالات ہوں کہ جو اسحاق ڈار ہے وزیر خزانہ، اگر کوئی اس کے اوپر تنقید کرتا ہے تو اس پر شہباز شریف کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار پر تنقید کرنے والوں کے لیے پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے، نواز شریف کے خلاف باتیں کرنے والوں کے خلاف بھی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم ہر صورت میں جو ہے وہ ریلیف اپنے لوگوں کو دیں گے، لیکن ہماری جماعت میں اگر کوئی بات کرے گا تو اس میں کسی صورت بھی، شہباز شریف نے کہا انہوں نے پارٹی کا جنرل کونسل اجلاس کئی بار مؤخر کرایا تاکہ سابق وزیر اعظم
नवाज शरीफ वतन वापस हैं और मैं ये अमानत उनके हवाले कर दूं। बाज़ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर ऐसा ना हुआ। इलेक्शन कमीशन की ज़रूरियात के पेश नज़र पार्टी इंतखाबात कराए गए हैं। मुझे और मेरे साथियों को मुतफ़िक़ा तौर पर मुंतखब करने पर जनरल कौंसिल का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। ये पग नवाज शरीफ की अमानत है, जब वो वतन वापस आएंगे मैं उनको दे दूँगा। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी सूरत में जो हमारी जमात के ख़िलाफ़ बात करेगा, हमारी जमात में जो भी इख्तलाफ करेगा, उसको किसी भी सूरत में उसकी जमात में जगह नहीं होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो ये बात रूस से सस्ता तेल कैसे आया, ये मैं आपको बताऊं कि रूस से सस्ता तेल ये वो मुआहदा है जो इमरान खान, जिसकी वजह से वो इमरान खान का जो जाना था वहाँ पर फिर रूस में, और उस वजह से जो मामलात बने और तनकीद की गई और बताया गया जी कि हमने तो रोका था, इमरान खान खुद चले गए। और फिर उसके बाद जो अमेरिका ने कोशिश की और फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, वो सारे मामलात। तो अब रूस में से सस्ता जो तेल आया है उसका सारा क्रेडिट नवाज शरीफ ले रहे हैं। अब वो मैंने आज एक पोस्ट पढ़ी है सोशल मीडिया पर, किसी ने तंजन लगाई हुई थी कि जो रूस से तेल आया है जब उसको खोला गया तो वो सरसों का तेल था, इसी वजह से पेट्रोल और डीजल को उसकी जो कीमत है कम नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? कि वो तो सरसों का तेल था। तो अब अगर कोई तेल आया है, कोई पेट्रोल आपने मंगवाया है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो राई के दाने के बराबर है, जितनी पाकिस्तान की रोजाना की खपत है उसमें जितना तेल रशिया से मंगवाया गया उसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन बहरहाल चूंकि उनकी जानिब से उसका बार बार क्रेडिट लिया जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि जी हमने बहुत बड़ा कारनामा किया है और हर सूरत में हम पाकिस्तान को तरक्की दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि अवाम को मुश्किलात से परेशान नहीं होना चाहिए। वो दौर फिर आएगा जब नवाज शरीफ की क़यादत में हर तरफ तामीर और तरक्की का दौरा होगा। मतलब भी मेरे दौरे हुकूमत में आप सोचें भी नहीं कि तरक्की होगी, नवाज शरीफ आएगा तो नवाज शरीफ से ही तरक्की होगी। ख्वाहिश है मेरी ज़िंदगी में पाकिस्तान नवाज शरीफ की क़यादत में क़ायद आज़म की राह पे चले, और कहते हैं कि मेरा ये ईमान है कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, चौथी बार वो वज़ीर आज़म बनेंगे और मुल्क को आगे लेकर चलेंगे और मुल्क को तरक्की की राहों पर गामजन करेंगे। अब उसमें नायब सदर थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, एक वज़ीर आज़म भी हैं, और मिफ्ता इस्माइल के पास भी ओहदा था। जो नया इंतखाब हुआ है उस इंतखाबात में मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी को मुंतखब नहीं किया गया, उनको कोई ओहदा नहीं दिया गया। और आज ऑफिशियली तौर पर जो है वो मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी को जमात से अलग कर दिया गया है। और दो बातें बड़ी क्लियर की गई हैं। शाहिद खाकान अब्बासी आप जानते हैं कि आजकल उनकी जो गुफ्तगू है वो इस तरह की गुफ्तगू है कि वो मौजूदा जो हुकूमत है उसको क्रिटिसिज्म करते हैं, और मिफ्ता इस्माइल इसहाक डार की पॉलिसियों को क्रिटिसिज्म करते हैं। दोनों को सख्त पैगाम दिया गया है कि जो नवाज शरीफ के खिलाफ बात करेगा उसकी भी कोई हैसियत नहीं है, उसकी कोई जगह नहीं है जमात के अंदर। और जो इसहाक डार जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, रात को सोते नहीं हैं और मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए अपनी जो खिदमात हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं, उन पर भी जो तनकीद करेगा उनका भी जमात से कोई लेना देना नहीं होगा। अब देखते हैं इन सारे मामलात में कि दो ओहदेदारान को हटाने के बाद अब ये ओहदे जो हैं वो अब शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल को नई जमात बनाते हैं या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जाते हैं। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।